एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो आज मैं लेकर आई हूं केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11 केमिस्ट्री का पहला वीडियो। यस, ये एक बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है और काफी बच्चों को ये बहुत मुश्किल भी लगता है, लेकिन मेरा आपसे ये प्रॉमिस है कि इस वीडियो को देखने के बाद, इनफैक्ट इस वीडियो सीरीज को देखने के बाद आप कभी नहीं कहोगे कि केमिकल बॉन्डिंग जो है ये मुश्किल है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो चलो देरी किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो केमिस्ट्री में हम कुछ भी पढ़े, हमारी कहानी शुरू हो जाती है वही एटम से। और एटम के अंदर क्या होता है? एटम के बीचों बीच होता है न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज, और उसके अराउंड होता है एक क्लाउड ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब ऐसा देखा गया है कि जो एटम्स होते हैं उन्हें अकेले रहना पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि वो दूसरे एटम्स के साथ जुड़ के रहें। मतलब यूँ समझ लो कि जो एटम्स है ना वो हमारी ही तरह हैं। जैसे हमें भी दूसरों के साथ में रहना ज़्यादा पसंद होता है, राइट। हमें बिल्कुल लोनली लाइफ नहीं पसंद आती है, राइट। हमें अपने बच्चों से अटैचमेंट होता है, पेरेंट्स से अटैचमेंट होता है, हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स सबसे अटैचमेंट होता है, करेक्ट। तो अधिकतर एटम्स ऐसे ही हैं। हालांकि कुछ ऐसे साधु संत जैसे महात्मा भी होते हैं जो कहते हैं कि वो हर तरह के अटैचमेंट से ऊपर उठ चुके हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो अकेले भी काफ़ी टाइम बिता लेते हैं, मतलब सालों साल तक भी वो अकेले अपने ध्यान में ही बिता सकते हैं। तो इस तरह के एलिमेंट्स भी हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, जैसे कि नोबल गैसेस। वो ऑलरेडी स्टेबल स्टेट अटेन कर चुके हैं, तो इसीलिए उन्हें इतनी खास कोई दिलचस्पी नहीं होती है कि दूसरों के साथ कंबाइन करे, रिएक्ट करे वगैरह वगैरह। हालांकि ऐसा देखा गया है कि कुछ कुछ नोबल गैसेस भी कंपाउंड्स बनाते हैं, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के हम ये देखते हैं कि जो ये एटम्स हैं इन्हें अकेले रहना नहीं पसंद, तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होके बनाएंगे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स जब ये बना लेते हैं तो ये अपना स्टेबल स्टेट में पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल कि ये कंबाइन होंगे कैसे? तो उसका आंसर है बॉन्ड से। बॉन्ड, ये वर्ड तो सुना ही होगा। नहीं, मैं जेम्स बॉन्ड की बात नहीं कर रही हूं, मैं केमिस्ट्री वाले बॉन्ड की बात कर रही हूं, जो जिससे दो एटम्स जुड़े होते हैं, जो बॉन्डिंग होती है बीच में। इनफैक्ट अगर हम रियल लाइफ में अपने रिलेशनशिप्स की भी बात करें तो बॉन्डिंग होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक माँ और बच्चे के बीच में एक बॉन्ड होता है, करेक्ट। ऐसा तो है नहीं कि माँ को बच्चे से जो है रस्सी से बांध दिया जाता है, नहीं, कुछ भी नहीं होता है, दिखता तो कुछ भी नहीं है, बट एक प्यार होता है, एक अफेक्शन होता है, एक केयर होता है एक दूसरे के लिए, एंड दैट्स द बॉन्ड बिटवीन द मदर एंड द चाइल्ड। तो ठीक उसी तरीके से जब हम एटम्स के बीच के बॉन्ड की बात करते हैं तो ये बॉन्ड जैसे हमें बुक में जो पिक्चर्स में दिखती है ना, ऐसे एक लाइन बनी हुई होती है दो एटम्स के बीच में, तो ये कोई रस्सी, कोई धागा, कोई रॉड कुछ होता नहीं है। There is nothing between the two atoms. It is basically the force of attraction between the two atoms जो उन्हें साथ में रखती है, and that is bond. एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होने से हजारों, लाखों, करोड़ों अलग अलग चीजें बनती हैं। इनफैक्ट जो भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं, इनफैक्ट हम खुद किस चीज से बने हैं? एटम्स हैं, राइट। उसी तरह हमारे आसपास आपको टेबल, चेयर जो भी दिख रहा है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, राइट। तो आप कुछ चार चीजों के बारे में सोचो, लाइक चार बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स जो हमारे आसपास हमें दिखते हैं, ठीक है। जैसे कि शुगर, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। ये चारों चीजें बिल्कुल अलग हैं, लेकिन सभी जो है बने हैं एटम से। लेकिन फर्क क्या है? ये सारे अलग अलग एलिमेंट के एटम से बने हैं, अलग अलग तरीके से बॉन्डेड हैं, राइट। तो इस तरीके से ये जो बॉन्डिंग है ना, बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स इज अ वेरी वेरी क्रूशियल थिंग। अब देखो, बॉन्डिंग हमारी सबसे तो नहीं होती, राइट। हम जितने भी लोगों को देखते हैं या जितने भी लोगों से मिलते हैं, सबसे हमारी बॉन्डिंग बैठती है क्या? नहीं बैठती है, कुछ ही लोगों से बैठती है। उसी तरह से हम यहाँ केमिस्ट्री में देखेंगे कि जो एटम्स हैं उनके बीच में भी जो है ना
कुछ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस ही पॉसिबल हैं। काफ़ी सारे आपको ऐसे एटम मिल जाएंगे जो कुछ स्पेसिफिक एटम से ही कंबाइन करते हैं, सबके साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं। उसी तरह हम देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ बॉन्डिंग, उन मॉलिक्यूल्स के कुछ स्पेसिफिक शेप्स होते हैं। ऐसा नहीं कि रैंडमली वो कोई भी शेप ले सकता है, कुछ डेफिनेट शेप्स होते हैं। फिर सबसे बेसिक सवाल कि ये एटम्स जो हैं ये कंबाइन करते ही क्यों हैं? अब ये एटम्स के कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बना कैसे, इसके ऊपर हम काफ़ी सारे थ्योरीज डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट हम मेजरली 4 थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला और पुराना थ्योरी जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉसेल-लुईस अप्रोच, जो आया था अराउंड 1916। फिर हम डिस्कस करेंगे वेस्पर थ्योरी, जिसे कहा जाता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो अब ये जो पहली जो थ्योरी है दैट इज कॉसेल-लुईस अप्रोच, ये थ्योरी तब आया था जब बोहर्स मॉडल ऑफ एटम जो है वो एग्जिस्टेंस में था। बोहर्स मॉडल आया था अराउंड 1912। ठीक है, तो ये वाला जो थ्योरी है दिस इज बेस्ड ऑन द क्लासिकल थ्योरी। उस समय क्वांटम अप्रोच नहीं आया था। लुईस ने कहा कि अब हम एटम्स को एक नए नजरिए से देखेंगे। अभी तक बोहर्स मॉडल के हिसाब से, क्योंकि ये जो अप्रोच आया था कॉसेल-लुईस थ्योरी कब आया था, बोहर्स मॉडल के आसपास। तो बोहर्स मॉडल ने कहा था कि कोई भी एटम के अंदर बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और उसके सराउंडिंग शेल्स होते हैं, जैसे कि के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, बट लुईस ने कहा नहीं, हमें चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम किसी भी एटम की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि इसका जो न्यूक्लियस और जो अंदर के शेल्स हैं, ये सब कुछ को मिला के हम उसे कहेंगे कर्नेल। तो बेसिकली इस केस में ये बीच वाला न्यूक्लियस और ये अंदर के तीनों शेल्स, इन सब को साथ में मिला के हम कहेंगे कर्नेल। और बचा क्या? बाहर का आउटर मोस्ट शेल, यानी कि वैलेंस शेल। तो लुईस के हिसाब से किसी भी एटम के 2 पार्ट्स हैं, एक तो है कर्नेल और दूसरा है वैलेंस शेल। अब लुईस ने ऐसा क्यों किया? लेट अस सपोज ये 2 एटम्स हैं, जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो इंटरैक्ट कौन कर रहा है, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है इस बॉन्डिंग में? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इनके आउटर मोस्ट शेल में है, वही लोग सबसे पहले पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका तो कुछ खास रोल है नहीं। तो जब रोल नहीं है तो उनको इन्वॉल्व करके चीजों को कॉम्प्लिकेट क्यों करना? तो उसी वजह से लुईस ने कहा एटम के अंदर एक कर्नेल है और एक वैलेंस शेल है। तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का ही सबसे बड़ा रोल है इन टू अंडरस्टैंड द बॉन्ड फॉर्मेशन, कि किस तरह से बॉन्डिंग बन रही है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा और फर्दर मतलब इजी या सिंप्लीफाई करने के लिए लुईस ने कहा कि यार मैं एक नया स्टाइल ऑफ रिप्रेजेंटेशन दूंगा। ठीक है, तो लुईस ने एक नया स्टाइल दिया जिससे हम हर एक एटम के में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसे हम रिप्रेजेंट करते। कैसे? हमने एटम का सिंबल लिखा और उसमें जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसे कहा जाता है लुईस सिंबल या फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर। डॉट क्यों? क्योंकि हम डॉट से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है यहां तक? बहुत बढ़िया। तो इससे पहले कि हम कॉसेल-लुईस की थ्योरी के बारे में और ज़्यादा जानें, सबसे पहले हम सीखते हैं कि हम लुईस सिंबल्स कैसे लिखते हैं। अलग अलग एलिमेंट्स के लिए हम लुईस सिंबल कैसे लिखते हैं। तो हर एक एलिमेंट का जो सिंबल होता है उसके सराउंडिंग में जितने नंबर ऑफ डॉट्स हम बनाते हैं दे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो चलो कुछ डिवाइस सिंबल्स बना के देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी कि जितने हमारे एलिमेंट्स हैं ना उनको लिख लेते हैं, मतलब शुरू के कुछ एलिमेंट्स का तो बना के देख ही लेते हैं। तो यहां पर हमारे पहले 3 पीरियड्स के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो चलो इनके डिवाइस सिंबल्स बनाते हैं। तो लेट अस सपोज अगर हम बात करते हैं से लिथियम की, तो लिथियम का हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ऑब्वियसली यहां पर हम एक ही डॉट डिनोट करेंगे। अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम में कितने हैं? 2, राइट, 1s2, तो इसमें हम 2 डॉट्स डिनोट करेंगे। अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s1, तो यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो फिर लिथियम के केस में क्या हो जाएगा? एक सिंगल डॉट रहेगा। सो
लेट्स से दिस इज लिथियम। बात करते हैं बेरिलियम की, 1s2 2s2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो यहां पर 1 डॉट 2 डॉट। अगर बोरोन की बात करें तो इट इज 1s2 2s2 2p1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? मतलब आउटर मोस्ट शेल n इज इक्वल टू 2 शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 + 1 यानी कि 3। तो 1 2 3, 3 डॉट्स। कार्बन की बात करें तो कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4। तो 1 2 3 4। अब मैं सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख रही हूँ क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता ही है। नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 4 5 6। फ्लोरीन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7। और नियॉन की बात करें तो इनका तो फुल्ली फिल्ड होता है, तो टोटल 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि एक पैटर्न में हम लिख रहे हैं, मतलब 2 डॉट को साथ में करके हम लिख रहे हैं जब हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखाना है। तो अब उसी तरह अगर वापस हम सोडियम पे आ जाएं तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s1। तो वैलेंस शेल क्या है? n इज इक्वल टू 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1। मैग्नीशियम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। तो मैग्नीशियम में वापस से 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एल्यूमिनियम में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सिलिकॉन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फॉस्फोरस की बात करेंगे तो इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सब पैटर्न हमने पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में पढ़ा था, राइट? कि सेम ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, और वो मेजरली इसीलिए होता है क्योंकि उनमें जो है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर पैटर्न के होते हैं, राइट? सो बेसिकली इस तरह से हम लिखते हैं लिवाइस सिंबल। तो कॉसल ल्यूइस का जो ये थ्योरी था इसे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरी थ्योरी है ये कहता है कि केमिकल बॉन्ड्स जो बनते हैं दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो सब कुछ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में बताया जाता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो मैंने पहले भी जिक्र किया था कॉसल लुइस के इस अप्रोच में उन्होंने कहा कि सारे जो एटम्स है ना वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि ऑक्टेट अचीव करना मतलब स्टेबल हो जाना। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि एटम्स जो है अपना ऑक्टेट अचीव कैसे कर पाएंगे? तो मोर और लेस 2 तरीके हैं। पहला तरीका है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और दूसरा तरीका है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आप पूछोगे कि मैम ये दोनों अलग कैसे हैं और ये दोनों क्या है? चलो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। मतलब यूं समझो कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर हो रहा है, मतलब ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन रिच एंड पुअर। तो एक आदमी है जो बहुत रिच है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, उसके पास बहुत सारा सामान है, उसके पास खाने के लिए भी बहुत कुछ है, पहनने के लिए भी बहुत कुछ है, सब कुछ है। और एक दूसरा बंदा है जो बहुत पुअर है, गरीब है, उसके पास चीजें नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, मतलब क्या होने की पॉसिबिलिटी है? जो बहुत रिच बंदा है वो अपने थोड़े पैसे पुअर को दे देगा, राइट? तो इसमें क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, करेक्ट? तो एग्जैक्टली वही वाली चीज होती है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से भी। कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिन्हें लगता है कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दूं तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। जैसे अगर हम बात करें एल्कली मेटल्स की, फॉर एग्जाम्पल हम सोडियम की बात करें, सोडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें क्या होता है? 281, राइट? तो मतलब वैलेंस शेल में उसका एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम अगर उस एक इलेक्ट्रॉन को दे दे तो वो स्टेबल हो जाएगा, है कि नहीं? वो अपना ऑक्टेट अचीव कर लेगा, करेक्ट? बहुत बढ़िया। तो सोडियम कौन से कैटेगरी में आया? रिच वाले कैटेगरी में। दूसरी तरफ कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें लगता है कि अगर मुझे कहीं से किसी भी तरह एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, जैसे कि क्लोरीन, हैलोजन ग्रुप वाले। उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो वो है 287, यानी कि कोई उसे एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो वो ऑक्टेट अचीव कर लेगा, है कि नहीं? तो इस केस में क्या होगा? जो सोडियम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन देता है
तो क्या हो जाता है, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दिया है, नेगेटिव चार्ज को दे दिया है, तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और जिस बंदे ने इलेक्ट्रॉन लिया है, जैसे कि क्लोरीन, वो क्या होगा, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस केस में मेरे पास अब क्या रहा, एक Na+, एक Cl-। अब ऑपोजिट जो है वो अट्रैक्ट तो करेगा ना भाई, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा ना दोनों के बीच में। और बॉन्ड क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो Na+ और Cl- के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उन दोनों को साथ में रखेगा और उसी को हम कहते हैं बॉन्ड। और इस तरह के बॉन्ड को हम कहेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड। मतलब जो बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड। क्लियर? चलो अब समझते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसमें क्या होता है, उसमें ऐसा होता है कि जो दोनों लोग हैं ना, दोनों ही पुअर हैं। मतलब एक आदमी पुअर इस सेंस में है कि यार उसके पास थोड़ी बहुत चीजें हैं और दूसरे वाले आदमी के पास भी थोड़ी बहुत चीजें हैं, मतलब रिच कोई भी नहीं है। अब दोनों ही गरीब है तो क्या हो, दोनों ने सोचा यार मेरे पास थोड़ा सामान है, तुम्हारे पास थोड़ा सामान है, चलो सामान हम शेयर कर लेते हैं तो दोनों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, वैसा वाला लॉजिक। मतलब यूं समझो कि यार मेरे पास सिर्फ दाल है और तुम्हारे पास सिर्फ चावल है। अब सिर्फ दाल तो मैं खा नहीं सकती, सिर्फ चावल तुम नहीं खा सकते, तो चलो शेयर कर लेते हैं, दाल चावल खा लेंगे, राइट। तो वो वैसा वाला फंडा है। ठीक है, तो शेयरिंग में वो होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो आपके पास क्लोरीन के ही 2 एटम्स हैं। ठीक है, अब देखो क्लोरीन को क्या चाहिए, क्लोरीन को तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। ठीक है, लेकिन मेरे पास जो दोनों एटम है दोनों ही क्लोरीन के हैं, तो ये क्लोरीन एटम भी कह रहा है कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये भी कह रहा है मुझे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब क्या किया जाए, अगर ये इसे इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका तो काम बन जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, बट ये तो अनस्टेबल हो जाएगा भाई। तो इन्होंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, मेरे पास जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूं, तुम्हारे पास जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो तुम मेरे साथ शेयर करो। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन अब हैं ये दोनों के हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं। इसका मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, तो इसे हम कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां पर जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन एटम्स के बीच में शेयर हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये दोनों बंध गए हैं, क्योंकि 2 जो ये क्लोरीन के एटम हैं इन्होंने इन दोनों को साथ में जोड़ दिया है एक तरीके से, राइट। तो इस तरह का जो बॉन्ड बनता है इसे हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब 2 एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जैसे मैंने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तुमने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो बनता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, जैसा कि हमने क्लोरीन के केस में देखा। ठीक है, अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तुमने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर हो रहे हैं, तब बनता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन का। अगर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो उनके आउटर मोस्ट शेल में उनमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन में होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6। तो उन्हें 2 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब अगर 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, OO, दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो दोनों ने कहा चल यार एक काम करते हैं, मैं 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता हूं, तुम भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करो। इससे क्या हुआ, इनके बीच में बन गया डबल बॉन्ड या फिर डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और दोनों ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करूं, तुम भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हो, तब बनता है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे कि नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन देखो तो बाहर उसका जो वैलेंस शेल है उसमें होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3। तो जब 2 नाइट्रोजन एटम्स रहेंगे तो वो कहेंगे कि चल यार हम 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और बन जाएगा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो बच्चे अब हम लोग तैयार हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझने के लिए। ठीक है, अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है ना वो बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे वीडियो की। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ना, जैसे ही आप ये स्ट्रक्चर्स बनाने लगोगे अलग अलग कंपाउंड्स के लिए, तो आपको समझ आने लगेगा कि किस तरह से जो एटम्स हैं वो अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से किस तरह से वो बॉन्ड बना रहे हैं और अलग अलग मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं।
ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना है और बिल्कुल ध्यान देना है वीडियो पे, क्योंकि दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अच्छा, इससे पहले कि हम ये प्रोसेस समझना शुरू करें, दो एक्सेप्शंस के बारे में मैं बता दूं। एक एक्सेप्शन है हाइड्रोजन। जैसे मैंने बताया कि सब स्टेबल होना चाहते हैं तो सब अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं। इसका एक्सेप्शन है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा डुप्लेट पूरा करता है। मतलब हाइड्रोजन के पास अगर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया तो हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन एक लौता ऐसा एलिमेंट है जो डुप्लेट अचीव करने का एम करता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो हीलियम जैसा स्टेबल स्टेट अटेन करना चाहता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ये जो ऑक्टेट रूल है ना, ये ऑक्टेट रूल के 2 ही एक्सेप्शन है। एक तो हाइड्रोजन जो कि मैंने अभी बताया, और दूसरा है बोरॉन। ये दोनों एक्सेप्शंस हैं जो 8 इलेक्ट्रॉन वाला ऑक्टेट जो है अचीव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो चलो अब सब बिल्कुल रेडी हो जाओ। इनफैक्ट सब लोग पेन और पेपर के साथ रेडी हो जाओ, क्योंकि जैसे जैसे मैं ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगी आप भी साथ साथ उसे बनाते रहो। और ये मेरी गारंटी है कि इतने बढ़िया से आपको समझ में आएगा कि आप किसी भी कंपाउंड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर चुटकियों में बना पाओगे। तो हम लुईस स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे अभी। ठीक है, और इसे हम सीखेंगे एक 5 स्टेप प्रोसेस से। ठीक है, तो बच्चों बहुत ज्यादा ध्यान देना। अगर एक बार ये 5 स्टेप समझ में आ गया, किसी भी मॉलिक्यूल का आप लुईस स्ट्रक्चर आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप होगा काउंट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ ही अच्छा समझ आएगा। ठीक है, तो हमारा एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो पहला स्टेप के हिसाब से हम क्या करेंगे, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 6, लेकिन यहां पर 2 ऑक्सीजन एटम है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी कि टोटल मेरे कितने हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 4 + 12 यानी कि 16। तो स्टेप 1 डन है। स्टेप 2, आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम। अब कोई भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि यार उस स्ट्रक्चर में बीच में कौन सा वाला एटम रहेगा। जैसे यहां पर कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, बीच में कौन रहेगा, तो बीच में जो है कौन रहता है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें तो कार्बन जो है वो मेरा सेंट्रल एटम होगा। तो यहां पर कार्बन होगा सेंट्रल एटम। स्टेप 2 भी हो गया। अब देखो स्टेप 3, ड्रॉ द स्केलेटन, जॉइन देम बाय सिंगल बॉन्ड्स। अब जब हमें ये पता चल चुका है कि कार्बन बीच में रहेगा, तो कार्बन बीच में है और उसके दोनों साइड क्या रहेगा, ऑक्सीजन। ठीक है, इसका स्केलेटन बनाएंगे, मतलब एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बट एक रफ बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, अब इसे जो है ना हम सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन करके, इस तरीके से बनता है स्केलेटन स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो स्टेप 3 भी हो गया। स्टेप 4 कहता है कि असाइन रिमेनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज लोन पेयर्स। ठीक है, अब यहां पर लोन पेयर एक नया टर्म आया। लोन पेयर क्या होता है, देखो 2 तरह के पेयर्स की हम बात करते हैं। एक होता है जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उन्हें हम कहते हैं लोन पेयर्स। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी याद रखना है, क्योंकि ये हम अक्सर ही यूज करते रहेंगे अब इस लेसन के बाद। ठीक है ना, तो अब हमें क्या करना है कि जितने इलेक्ट्रॉन बचे, अब देखो बचे बोले तो अब मैंने तो ये सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन कर दिया। अब एक सिंगल बॉन्ड कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करता है, 2 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह ये एक सिंगल बॉन्ड कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो चौथे स्टेप में सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स। तो रिमेनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल थे 16, 16 में से 4 तो हमने यूज कर लिया है, राइट। तो यानी कि हमारे पास अब 12 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। तो इन 12 इलेक्ट्रॉन्स को हमें क्या करना है, वी हैव टू असाइन देम एज लोन पेयर्स। लोन पेयर्स मतलब जैसे कि ये था अभी तक मेरा स्केलेटन, अब इसमें हम लोन पेयर्स में लगा देंगे, मतलब ऐसे ही बिना जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन की तरह इन्हें डाल देंगे। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन की तरह हम इसे कहाँ डालेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं चलो कॉर्नर एटम से। अब जब भी इन स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे ना, सेंट्रल एटम बोले तो जो बीच में है, और जो बाकी साइड में है उन्हें हम अक्सर कहते हैं कॉर्नर एटम्स। ठीक है, तो चलो कॉर्नर एटम्स में डाल देते हैं। सो लेट अस से ये वाली ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबको क्या करना है, सब
को तो अपना वही ऑक्टेट ही पूरा करना है, बट अभी उसकी टेंशन मत लो। अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ लोन पेयर्स की तरह ऐड करेंगे। जब भी लोन पेयर्स ऐड करो ना, दो दो के जोड़े में ऐड करो। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, ठीक है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यार इसमें 6 इलेक्ट्रॉन अभी मैंने ऐड कर दिए और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास इस बॉन्डिंग के थे, तो ऑक्सीजन का मैंने ऑक्टेट पूरा करवा दिया। मैं तो बड़ी खुश हूँ। चलो इसी तरीके से इस ऑक्सीजन में भी डालते हैं लोन पेयर से 1 2 3 4 5 6 हमने ऐसे डाल दिया। यहाँ भी हमें ऐसा लग रहा है कि यार ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन तो मैंने अभी दे दिए और पहले के ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड वाले थे, तो ऑक्सीजन का क्या हुआ, फिर से ऑक्टेट पूरा हो गया, ठीक है। तो ये मेरा चौथा स्टेप था, बट अभी तक मेरा पूरा स्ट्रक्चर बना नहीं है। 5वां स्टेप कहता है कि कन्वर्ट लोन पेयर्स इनटू डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स टू कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम्स। जितने भी एटम्स हैं, चाहे वो सेंट्रल एटम हो चाहे वो कॉर्नर एटम हो, सबका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। अभी इसका एक एक्सेप्शन होता है हाइड्रोजन। एक्सेप्शन कौन होता है, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के केस में ना ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, हाइड्रोजन के केस में पूरा होता है डुप्लेट। मतलब हाइड्रोजन को अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो वो सुपर डुपर खुश, ठीक है। बाकी सबके लिए हम बात करते हैं ऑक्टेट की। अब हमें क्या चेक करना है, 5th स्टेप में हमें चेक करना है कि यार यहाँ पर जितने ऑक्सीजन हैं, जितने कार्बन हैं, सबका ऑक्टेट कंप्लीट तो हो रहा है। तो अब जब मैं देखती हूँ तो चलो ऑक्सीजन का तो कंप्लीट हो रहा है, बट कार्बन का क्या, कार्बन के पास तो 1 2 3 और 4, मतलब एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के पास तो बेचारा सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन है। तो यानी कि कार्बन को अभी और कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कार्बन नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट अचीव करने के लिए। तो फिर क्या किया जाए, अब ऑक्टेट अचीव कराने के लिए क्या कह रहा है 5वां स्टेप, ये कह रहा है कि लोन पेयर्स को जो है डबल या ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो। कैसे, हम क्या करेंगे कि ये ऑक्सीजन था, ये कार्बन और ये वापस से ऑक्सीजन। हम बोलेंगे कि यार ऑक्सीजन तुम्हारा जो ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इन 2 इलेक्ट्रॉन को जो है ना हम डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। उसी तरह हम इस ऑक्सीजन को बोलेंगे कि यार ये 2 इलेक्ट्रॉन को जो है हम डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। उससे क्या होगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगा, और तो एक तो ऑलरेडी है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो गए, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो गए, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो अब मेरा ऑक्सीजन के में क्या रहा, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बात समझ आई सबको। तो हमने क्या किया, अब देखो क्या हुआ, अब ऑक्सीजन का तो अभी भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है, ठीक है। पहले क्या था, 6 लोन पेयर्स थे और 2 बॉन्डेड पेयर्स थे। अब 4 लोन पेयर्स हैं, 4 बॉन्डेड पेयर्स हैं, बट क्या फर्क पड़ता है, टोटल तो 8 है ना। तो अभी क्या है, मेरा ऑक्सीजन हैप्पी है, बिल्कुल हैप्पी है, उसके पास ऑक्टेट है। ये वाला ऑक्सीजन भी हैप्पी है और साथ ही कार्बन भी हैप्पी है, क्योंकि कार्बन के पास अब 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स बन गए, करेक्ट। तो अब क्या हुआ, अब सब लोग हैप्पी हैं, ठीक है। तो जब कभी भी ये देखना हो कि सबका ऑक्टेट पूरा हो रहा है कि नहीं, तो देखो कार्बन के सराउंडिंग कितने हैं, इस गोले के अंदर कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, इस गोले के अंदर ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, और इस गोले के अंदर इस वाले ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। तो ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल मेरे कार्बन और दोनों ऑक्सीजन, कार्बन भी हैप्पी, दोनों ऑक्सीजन भी हैप्पी, तो सब लोग हैप्पी हो गया, यानी कि मेरा लुईस स्ट्रक्चर बन गया। तो यही मेरा लुईस स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलो अब यहां पर कहानी खत्म नहीं होगी, कहानी तो बस शुरू हुई है। अब हम एग्जांपल लेते हैं अगला, जो कि है वाटर, H2O। इस लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, हम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। अभी ना कुछ हम बहुत ढेर सारे बनाएंगे स्ट्रक्चर्स, ताकि उसके बाद आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कोई डाउट बचे ही ना, ठीक है। तो शुरू करते हैं वाटर का। स्टेप नंबर 1 क्या है, काउंट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन में कितने होते हैं, 1, 2 एटम है तो इंटू 2, प्लस ऑक्सीजन में होते हैं 6, ठीक है। तो 2 + 6 कितना हो गया, 8। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लिया, स्टेप 1 डन। स्टेप 2 की बात करते हैं, आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के बारे में एक चीज याद रखना हमेशा, मतलब दिस इज जस्ट अ स्मॉल टिप, कि हाइड्रोजन इज नेवर द सेंट्रल एटम, ठीक है। ये सेंट्रल एटम कभी भी नहीं होता है। तो यहाँ बचा क्या, और ऑक्सीजन बचा, तो ऑक्सीजन बनेगा हमारा सेंट्रल एटम,
ठीक है, स्टेप 2 भी हो गया। अब बात करेंगे स्टेप 3 की। इसमें हमें स्केलेटन बनाना है, चलो बनाते हैं। ऑक्सीजन बीच में रहेगा, अब की बार सिंगल बॉन्ड से इसे ज्वाइन कर देंगे हाइड्रोजन से। स्केलेटन भी बन गया, स्टेप 3 भी हो गया। स्टेप 4, इसमें क्या करते हैं हम, असाइन रिमेनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज लोन पेयर्स। तो सबसे पहले तो भैया ये देखो कि कितने रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं तुम्हारे पास। टोटल 8 थे, उसमें से माइनस करोगे, यहाँ पे 2 बॉन्ड तो तुमने बनाए थे, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन तुम ऑलरेडी यूज कर चुके हो। तो तुम्हारे पास बचे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, तुम्हें लोन पेयर्स की तरह असाइन करना है कि नहीं। तो चलो लोन पेयर्स की तरह असाइन करें। किसको असाइन करें, हाइड्रोजन को असाइन करें क्या, कॉर्नर एटम? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का तो यार डुप्लेट ऑलरेडी फुलफिल हो गया है। हाइड्रोजन के केस में हम किसकी बात करते हैं, हम डुप्लेट की बात करते हैं। तो जहां हाइड्रोजन वहां डुप्लेट, ठीक है ना। तो देखो इस हाइड्रोजन को देखो, इसके पास 1 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका डुप्लेट कंप्लीट है। इस हाइड्रोजन को देखो, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट है। तो अब ये जो 4 बचे हुए इलेक्ट्रॉन है, ये हम किसके ऊपर डालेंगे, ऑब्वियसली ऑक्सीजन के ऊपर। तो इन बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के ऊपर डाल दो। चलो डाल दिया, स्टेप 4 भी हो गया। अब बारी है स्टेप 5 की। कन्वर्ट लोन पेयर्स इनटू डबल और ट्रिपल बॉन्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम्स। ठीक है, बट यहां पर जब हम चेक करते हैं तो हम देख रहे हैं हाइड्रोजन का तो डुप्लेट कंप्लीट है। ये बीच वाले ऑक्सीजन का 1 2 3 4 लोन पेयर्स हैं और 1 2 3 4 बॉन्डेड पेयर्स हैं। तो अगर ऑक्सीजन के सराउंडिंग में भी हम देखें तो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो जब कंप्लीट है तो मुझे डबल या ट्रिपल बॉन्ड की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा तो भाई सब लोग हैप्पी है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब हैप्पी है। तो यानी कि मेरा लुईस स्ट्रक्चर यही है कि नहीं। ट्राई करेंगे C2H2 का। C2H2 जिसे हम कहते हैं इथाइन, ये भी पढ़ा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 10th में। प्रोसेस वही रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब सोच रहे हो कि मैम इतना सारा क्यों प्रैक्टिस करा रहे हो, इसलिए करा रही हूं क्योंकि लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर अगर बनाना नहीं आया ना तो आगे का कुछ समझ नहीं आने वाला है। ठीक है, जैसे जैसे मैं बना रही हूं आप साथ साथ कॉपी पेन लेके खुद भी बनाओ। ठीक है, तो अब देखो स्टेप नंबर 1 क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो काउंट। इसमें कार्बन में होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन 2 कार्बन एटम तो मल्टीप्लाई बाय 2। हाइड्रोजन में होता है 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 8 + 2 यानी कि टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन तो होगा नहीं तो कार्बन ही होगा हमारा सेंट्रल एटम, ये भी हो गया। अब बात करेंगे स्टेप नंबर 3 की। स्केलेटन बनाएंगे, 2 कार्बन है और इनके साथ जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन कॉर्नर्स पे, इन सब को ज्वाइन कर दिया हमने सिंगल बॉन्ड से, बन गया हमारा स्केलेटन। चौथे स्टेप में रिमेनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है और उन्हें लोन पेयर्स की तरह असाइन करना है। तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल थे 10, यहां पर 3 बॉन्ड हमने लगा दिया है यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स, वो माइनस कर दो तो हो गए 4, यानी कि हमारे पास अब 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। तो इसे हम लोन पेयर की तरह लगा सकते हैं। किसमें लगाएं, हाइड्रोजन में तो लगाएंगे नहीं क्योंकि दोनों हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है। और कार्बन की बात करो, अगर इस कार्बन की बात करें तो इसके 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसे कितने की जरूरत है, दिस कार्बन नीड्स 4 मोर इलेक्ट्रॉन। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो इसके भी 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है एंड दिस ऑल्सो नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन। दोनों ही कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट मेरे पास कितने हैं, मेरे पास तो टोटल ही 4 हैं। तो क्या करें, लोन पेयर की तरह लगाने का कोई फायदा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बॉन्ड बना देंगे बीच में। कैसा बॉन्ड बनाएंगे हम कैसा बॉन्ड बनाएंगे ताकि 4 इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में शेयर हो जाए। तो अगर हम यहां पर ऐसे ट्रिपल बॉन्ड बना दें, मतलब कि यहां पर 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड ऐड कर दे, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 और बॉन्ड हमने ऐड कर दिया। तो अब देखो सबका कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन के तो डुप्लेट वैसे ही कंप्लीट थे, ये कार्बन को अगर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस कार्बन की बात करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो क्या हो गया, सब हो गए हैप्पी और हमारा बन गया लुईस स्ट्रक्चर। अभी और करेंगे कार्बोनेट आयन, क्योंकि अभी तक हमने जो किया वो तो शायद आप थोड़े यूज्ड टू हो जा रहे थे कि हाँ ठीक है इजी है। अब देखो यहाँ पर मैं लेकर आई हूं कार्बोनेट आयन को,
ऊपर ना एक 2- का चार्ज लगा दिया है, जो बहुत से बच्चों को कंफ्यूज कर देगा कि अब जो है क्या चेंज हो जाएगा, क्या अलग होने वाला है। तो यहाँ क्या अलग करेंगे हम तो कुछ भी अलग नहीं करेंगे, हम वही चीज करेंगे। यहाँ सिर्फ एक बात समझ लो कि ऊपर अगर 2- है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इसके पास 2 एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज किसके पास होते हैं? इलेक्ट्रॉन के पास। तो 2- मतलब इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, बस इतना ही फर्क है और कुछ भी नहीं है। बाकी पूरा हमारा ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाने का प्रोसेस सेम टू सेम रहेगा। चलो देखते हैं ना करके। पहला स्टेप क्या था? काउंट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। ऑक्सीजन में 6, लेकिन यहाँ 3 ऑक्सीजन एटम है तो इंटू 3। इसके साथ हम प्लस करेंगे 2, क्योंकि यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो हम ऐड करेंगे यहाँ पे। दैट इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, तो अब देखो इससे क्या होगा? 4 + 18 + 2। ठीक है, तो ये हो गया 24। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं हम? आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम। तो यहां पर सेंट्रल एटम कौन सा होगा? कार्बन होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है, तो कार्बन इज द सेंट्रल एटम। स्टेप 2 भी हो गया। अब बात करेंगे स्टेप 3 की। ड्रॉ द स्केलेटन, ज्वाइन देम बाय सिंगल बॉन्ड्स। तो स्केलेटन कैसा बनेगा? कार्बन बीच में रहेगा और कार्बन के तीनों तरफ 3 ऑक्सीजन रहेंगे। तीनों तरफ है तो ऐसे ऐसे करके बना देते हैं, तीनों तरफ 3 ऑक्सीजन, कुछ इस तरीके से। स्केलेटन भी बन गया। देखो सब कुछ वैसे ही चल रहा है। अब आएगा हमारा चौथा स्टेप। ठीक है, चौथा स्टेप इधर लिखते हैं। ठीक है, चौथा स्टेप में क्या है? रिमेनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले तो देखो कि रिमेनिंग है कितने हमारे पास। पहले थे 24, यहां पर स्केलेटन में हमने 3 सिंगल बॉन्ड बना लिए। एक सिंगल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन तो हमने यूज कर लिए हैं, है ना। तो अब बचे कितने हमारे पास? 18। अब इन 18 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोन पेयर की तरह लगाएंगे। ठीक है, तो अब लोन पेयर की तरह कहां लगाएंगे? चलो कॉर्नर एटम से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से इस ऑक्सीजन की बात करते हैं। इसके पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन है, बट इसे क्या कंप्लीट करना रहेगा? ऑक्टेट। तो इसके हम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। देखो 2 के पेयर में वैसे ही डाल रहे हैं। अब इस ऑक्सीजन को भी दे देते हैं उसी तरह से 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 12 तो हम खा चुके हैं, अब सिर्फ 6 और बचे हैं। चलो वो 6 हम इस ऑक्सीजन को दे देते हैं। ठीक है, तो हमने स्टेप 4 भी कंप्लीट कर लिया। अब स्टेप 5 चेक करना है कि ऑक्टेट सबका कंप्लीट हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो डबल ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। ठीक है, तो चलो देखें। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो तीनों का ऑक्टेट तो कंप्लीट है, तीनों हैप्पी है। लेकिन अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि कार्बन को अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कहां से आएगा ये 2 इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बन के ही आएगा। तो हम क्या करेंगे? हम ऑक्सीजन को रिक्वेस्ट करेंगे। अब देखो 3 ऑप्शंस हैं कार्बन के पास। अब कार्बन ने जो है ना इस वाले ऑक्सीजन को रिक्वेस्ट किया कि भाई तुम मुझे ना अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो क्या? ऑक्सीजन बोलेगा ठीक है, मतलब मैं दे क्या, मतलब ऐसे मैं डोनेट तो कर नहीं रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ शेयरिंग करूंगा। तो उस केस में मेरा ऑक्टेट भी बना रहेगा और तुम्हें भी ऑक्टेट मिल जाएगा। चलो अच्छी बात है। तो अब ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन कुछ यूं करेगा। अब जो बाकी के दोनों ऑक्सीजन है वो एज इट इज रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो इधर वाला ऑक्सीजन है वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, तो ये जो है अब का जो सिचुएशन है उसमें आप देखो सब के जो हैं ऑक्टेट पूरे हो रहे हैं। ठीक है, तो ये अब इसी का हम डिनोट कैसे करते हैं? अब यहां पर जो है ना मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, जगह नहीं है। इसे ना ऐसे थर्ड ब्रैकेट में डालते हैं हम और ऊपर लिख देते हैं 2-। इस तरह से हम लीवाइस डॉट स्ट्रक्चर डिनोट करते हैं जब भी हम आयन की बात कर रहे हैं जिनमें एक नेट चार्ज है। जैसे यहाँ नेट 2- चार्ज है ना, इसलिए इस पूरे स्ट्रक्चर को थर्ड ब्रैकेट में डालो और ऊपर 2- लिख दो। अब बच्चों यहां पर ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम नोटिस करेंगे। आप पूछ सकते हो कि मैम कार्बन को इसी ऑक्सीजन ने हेल्प क्यों किया? दूसरा वाला भी हेल्प कर सकता था, तीसरा वाला भी हेल्प कर सकता था। बिल्कुल कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था। इसीलिए ये एक लौता स्ट्रक्चर नहीं है जो पॉसिबल है, यहां पर और भी पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता, ठीक है, जिसके अंदर कार्बन को जो है ये ऊपर वाला ऑक्सीजन हेल्प करता।
तो उस केस में डबल बॉन्ड ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ बनता और जो नीचे के दोनों ऑक्सीजन हैं वो एज इट इज रहते। ठीक है, ये दूसरा पॉसिबिलिटी था। एक तीसरा पॉसिबिलिटी भी था कि जो इस साइड वाला, ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये कार्बन को हेल्प करता, तो उस केस में मेरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता। मतलब जगह जैसे जैसे कम होती जा रही है, मैं वैसे वैसे छोटे में लिखना सीख जा रही हूं। तो यहां पर क्या होता, ऊपर वाला कार्बन एज इट इज रहता, इस साइड वाला कार्बन भी, इस साइड वाला ऑक्सीजन भी एज इट इज रहता। अभी ऊपर भी मैंने गलती से ऑक्सीजन को कार्बन बोला था, लेकिन इधर वाले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनता। अब देखो भाई, ये जो डॉट डॉट है ना, ब्रैकेट से बाहर नहीं जाएगा, वो मेरे पास जगह नहीं है बोल के मैंने वैसे लिखा है। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरे तीनों पॉसिबल लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर है फॉर कार्बोनेट आयन। ठीक है, अब आप पूछोगे कि तीनों है तो हम कौन सा बनाएं? यार ये तीनों ही करेक्ट है, तीनों ही पॉसिबल लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर्स हैं। अब इनमें से कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होता है, क्या होता है, ये हम एक दूसरे टॉपिक में डिस्कस करेंगे जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस। ठीक है, तो अभी के लिए आप ये समझ गए कि इस अरेंजमेंट से मेरे जितने भी एटम्स हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, सब हो गए हैप्पी। ठीक है, सबको समझ आ रहा है, मजा आ रहा है? चलो अगला लुईस स्ट्रक्चर ट्राई करेंगे जो कि है NO2 माइनस। यहां पर भी देखो ऊपर क्या है, माइनस साइन है, जिसका क्या मतलब होता है कि इसके पास 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, बस उतना ही फर्क होता है। चलो फिर स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहला स्टेप, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन में होते हैं 5, ऑक्सीजन में होते हैं 6, बट ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो कितना हो गया, 5 + 12 + 1 यानी कि 18। अब बात करेंगे स्टेप नंबर 2 की, आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम। अब NO2 माइनस में जो सेंट्रल एटम होगा दैट इज नाइट्रोजन। स्टेप नंबर 3, ड्रॉ द स्केलेटन। स्केलेटन कैसे बनाएंगे, ये रहा नाइट्रोजन और इसके दोनों तरफ ऑक्सीजन, ज्वाइन कर देंगे सिंगल बॉन्ड से। चौथा स्टेप, असाइन रिमेनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज लोन पेयर्स। तो कितने हैं रिमेनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 18 में से कितने चले गए, 2 बॉन्ड लगाए हैं हमने, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, तो कितने बचे, 14। अब इन 14 इलेक्ट्रॉन्स को हमें लोन पेयर्स की तरह लगाना है। ठीक है, चलो पहले ऑक्सीजन पे लगाते हैं। तो ऑक्सीजन देखो, या ऐसे तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 तो इस ऑक्सीजन को दे दिया। ठीक उसी तरह से 6 इस ऑक्सीजन को दे दिया, तो 12 तो हमने खर्च कर दिए। अब कितने बचे, 2 जो है इस नाइट्रोजन को दे देते हैं। तो हमने स्टेप नंबर 4 भी कर लिया। स्टेप नंबर 5 में हमें देखना होता है कि यार सबका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ भी कि नहीं। चलो चेक करें। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट लग रहा है। नाइट्रोजन की बात करें तो 1 2 लोन पेयर हो गए, ये बॉन्डेड पेयर 2, इधर बॉन्डेड पेयर 2। तो नाइट्रोजन में ना यार सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसे और 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। सो नाइट्रोजन नीड्स 2 more इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट ऑक्टेट। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, वही लोन पेयर को कन्वर्ट कर देंगे हम डबल बॉन्ड में। तो नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन को रिक्वेस्ट करेगा कि यार तुम अपने ना ये 2 इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बना दो, शेयर कर लेंगे हम आपस में। ऑक्सीजन भी बोलेगा हाँ ठीक है, इसी बहाने थोड़ी सी समाज सेवा भी हो जाएगी, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट बन जाएगा, मेरा तो ऑक्टेट वैसे भी बन ही रहा है। तो ये मान लो जो डोनेशन है, ये जो हेल्प है, नाइट्रोजन को हेल्प किसने करी, इस वाले ऑक्सीजन ने। तो उस केस में सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी। बट यही अगर हेल्प दूसरे वाले ऑक्सीजन ने की होती तो सिचुएशन कुछ ऐसी होती, डबल बॉन्ड इसके साथ बनती। ठीक है, तो ये दोनों ही पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं। अब मैंने बताया था जब भी हम आयंस की बात करेंगे तो इन्हें ब्रैकेट के अंदर डालेंगे इस तरीके से और ऊपर लिख देंगे चार्ज। ठीक है, तो बन गया हमारा लुईस स्ट्रक्चर। कैसे बना लुईस स्ट्रक्चर, क्योंकि तीनों के तीनों जो हैं सब हैप्पी हो गए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब हैप्पी हैं। चलो अब थोड़ा सा और धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि पहले हमने नॉर्मल वाले मॉलिक्यूल से स्टार्ट किया, फिर थोड़ा सा आयन डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं ओजोन, जो कि थोड़ा सा बहुत से बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, हालांकि आपको नहीं लगेगा क्योंकि हम तो बस वही 5 स्टेप फॉलो करके ही बनाएंगे, तो हमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगना इन 5 स्टेप्स के साथ। चलो ओजोन में क्या होगा, हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन में कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6। यहां पर 3 एटम्स हैं तो 6 × 3 18 हो गया। स्टेप नंबर 2,
आइडेंटिफाई सेंट्रल एटम। अब यार यहाँ तो सिर्फ ऑक्सीजन ही है, तो वही सेंट्रल है, वही कॉर्नर बनेगा, सब कुछ वही बनेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन ही बनेगा। स्टेप नंबर 3, ड्रॉ स्केलेटन। स्केलेटन भी क्या ही खास बनेगा, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है तो तीनों को लेट से ऐसे ऐसे करके हमने ज्वाइन कर दिया सिंगल बॉन्ड से, तो मेरा स्केलेटन भी बन गया। स्टेप नंबर 1 2 3 तो हो गया। अब स्टेप नंबर 4 की बात करते हैं, रिमेनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर कितने बचे इलेक्ट्रॉन्स? पहले हमारे पास 18 थे, 2 बॉन्ड लगाए हैं हमने, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए हैं, तो बचे हमारे पास 14। ठीक है, तो इन 14 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोन पेयर्स की तरह लगा देंगे। ठीक है, चलो लगाते हैं फिर। इधर करते हैं, ये रहा मेरा स्केलेटन। अब इस ऑक्सीजन से मान लो स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास इस बॉन्डेड पेयर के थ्रू है, 1 2 3 4 5 6 और लगा दिया। इस ऑक्सीजन का पास भी 2 है तो 6 और लगा दिया, तो 12 तो हम खा चुके। कितने बचे? 2। तो जो 2 बचे वो ये बीच वाले ऑक्सीजन पे लगा देते हैं। ठीक है, अब पहुंच चलते हैं हम 5वें स्टेप की तरफ, जिसमें हमको ये देखना है कि भाई सबका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं। चलो चेक करें। साइड के दोनों ऑक्सीजन के तो कंप्लीट है, लेकिन जो बीच वाला है ना, इसके पास 2 लोन पेयर है और 4 बॉन्डेड पेयर है, 2 इधर 2 इधर, तो यानी कि टोटल 6 है। तो इस वाले ऑक्सीजन को 2 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है टू अचीव ऑक्टेट। कहाँ से आएंगे? वही लॉजिक, बगल वाले को रिक्वेस्ट करेगा कि यार शेयर करो, अपने पास लेके मत बैठो। बगल वाला बोलेगा बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब इसके पास 2 ऑप्शन है, इधर भी एक पड़ोसी है और इधर भी एक पड़ोसी है, कोई भी हेल्प कर दे बीच वाले का काम बन जाएगा। तो अगर इधर वाला पड़ोसी हेल्प करेगा तो कुछ इस तरह का बनेगा, यहां पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस साइड का एज इट इज रहेगा। और अगर इधर वाले ने हेल्प किया तो कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, तो ये है हमारा ओजोन का लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर। अब यहाँ देखना, ये जितने भी मैं बता रही हूँ ना, जितने भी केसेस में मैं बता रही हूँ कि मल्टीपल लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, उनके बारे में हम मस्त इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे आगे चल के, रेजोनेंस का बड़ा मजा आएगा। तो अभी जो है ना, आप ये लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लो। ठीक है, क्योंकि बाद में जब मैं इन चीजों को डिस्कस करूंगी ना, तब मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी कि भाई कहाँ से कैसे बन रहा है स्ट्रक्चर, तब मैं एज्यूम करूंगी कि स्ट्रक्चर आपको पता है। ठीक है, अब फाइनली एक थोड़ा सा मुश्किल लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो कि है नाइट्रिक एसिड HNO3। तो मैंने सोचा जब सिखा ही रहे हैं लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर बनाना, तो ऐसे सीखें कि भाई आसान वाले भी बना सके, मुश्किल वाले भी बना सके। ऊपर से आपका इस बात पे कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा कि यार ये जो मैम का 5 स्टेप प्रोसेस है ना, ये सबके लिए काम करता है कि नहीं? तो वो जो ट्रस्ट है ना, वो बनाना भी जरूरी है मेरे लिए। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं कि नाइट्रिक एसिड के केस में हम कैसे बनाएंगे लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर, क्योंकि ये देखने में ना काफी मुश्किल सा लगता है। हम तो लेकिन वही स्टेप फॉलो करेंगे भाई। पहला स्टेप हमारा काउंट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब हम HNO3 की बात करेंगे, हाइड्रोजन में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, लेकिन ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 1 + 5 + 18, तो ये टोटल हो गया 24। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे स्टेप में। तो सेंट्रल एटम कौन बनेगा यहाँ पर? हाइड्रोजन तो कभी बनता नहीं है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में देखें तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो बनेगा, तो नाइट्रोजन बनेगा मेरा सेंट्रल एटम। स्टेप 2 भी हो गया। स्टेप 3 में बनाएंगे स्केलेटन। कैसे बनेगा स्केलेटन? नाइट्रोजन को रखो बीच में। ठीक है, नाइट्रोजन के तीनों तरफ 3 ऑक्सीजन है, तो तीनों तरफ लेट्स से हमने 3 ऑक्सीजन डाल दिया। अब यहां पर देखना, एक घपला करूंगी मैं, हाइड्रोजन को कहां डालें? अब आप बोल ही सकते हो कि मैम जब नाइट्रोजन बीच में है, हाइड्रोजन को भी यहाँ कहीं डाल देते हैं नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट करके, बट मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं क्या करूंगी, मैं हाइड्रोजन को जो है इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ दूंगी। ऐसा क्यों? एक छोटी सी चीज ध्यान रखना, जनरली मैं ऐसे याद रखने वाली चीजें कम ही बोलती हूँ, बट कहीं कहीं बोलती हूँ जहाँ जरूरी है। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर साथ में है ना किसी कंपाउंड में, तो इनके बीच में ना आपस में एक अलग सी दोस्ती है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे को देखते ही ना उनका मन होता है कि यार हम ना OH बॉन्ड बना ले, राइट? OH बॉन्ड। तो इसीलिए ये बना लेंगे अपना OH बॉन्ड साइड में।
ठीक है, तो मेरा जो स्केलेटन है वो कुछ इस तरह का बनेगा। इनफैक्ट यही तो कारण है कि ये नाइट्रिक एसिड का लीवाइस डॉट स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये बिल्कुल उतने आसान ढंग से नहीं जाता है। ठीक है, तो चलो स्केलेटन हमने बना लिया। अब हमारा चौथा स्टेप, उसमें क्या करेंगे, रिमेनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने बचे हैं इलेक्ट्रॉन्स पहले वो तो देखो। तो पहले रिमेनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। पहले थे 24, अभी तो 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना लिए। 4 बॉन्ड मतलब 4 × 2, 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हम खा गए हैं। तो अब हमारे पास कितने बचे हैं, 16 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। ठीक है, तो अब इन 16 इलेक्ट्रॉन्स को लोन पेयर की तरह लगाएंगे। चलो देखें किस तरह से लगेगा ये। ठीक है, कहां से शुरू करें, हाइड्रोजन से तो क्या ही शुरू करें, हाइड्रोजन का तो डुप्लेट कंप्लीट हो रखा है, एक बॉन्ड है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन तो वैसे ही खुश है, उसे चाहिए ही नहीं। अब इस ऑक्सीजन की बात करते हैं। इसके पास भी इधर 2 बॉन्डेड पेयर है, इधर 2 बॉन्डेड है, मतलब 4 तो हैं इसके पास। 4 और मिल जाए तो अच्छा रहेगा, तो दे देते हैं 4 इसको दे दिया हमने। ठीक है, अब कहाँ जाएं, अब चलो बाकी ऑक्सीजन को देखते हैं। हम जनरली यही करते हैं ना, कॉर्नर वालों में डाल देते हैं, उसके बाद फिर ऑक्टेट तो देखना ही है सबका पूरा हुआ कि नहीं। इस ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो इसके पास 2 है, राइट, तो 6 और चाहिए इसे, तो चलो दे देते हैं 6। ठीक है, तो ये भी देखते रहो साथ साथ कि कितने हमारे पास बचे हैं। 6 यूज हो गए, 4 यूज हो गए, 10 यूज हो गए, तो अब हमारे पास 6 ही बचे हैं। तो वो 6 चलो हम इस ऑक्सीजन को दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दे दिया। स्टेप 4 भी हो गया। अब बात करते हैं स्टेप 5 की। इसमें हम क्या देखेंगे कि सबका ऑक्टेट पूरा हुआ क्या। अब देखो, तीनों ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन को तो पूरा हुआ, क्योंकि उनका पूरा करते हुए ही हमने ये लोन पेयर्स उनमें बांटे हैं। बट बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन में 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, तो 6 ही हैं। तो नाइट्रोजन को जो है अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है टू कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है, तो क्या करेगा ये, वही करेगा, पड़ोसी को बोलेगा कि यार शेयर कर दो मेरे साथ में। ठीक है ना, तो नाइट्रोजन ने बोला ऑक्सीजन को यार तुम मेरे साथ शेयर कर दो अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन ने सोचा ठीक ही है, इतना बुरा आइडिया है नहीं, तो ऑक्सीजन शेयर कर देगा। तो अब ऑक्सीजन कुछ यूं रहेगा और नाइट्रोजन के साथ इसका बन जाएगा डबल बॉन्ड, और उसके अलावा बाकी सारी चीजें जो हैं वो रहेंगी एज इट इज। ठीक है, ओके, तो बच्चा पार्टी क्या सबको समझ में आ गया कैसे बनाना है लुईस डॉट स्ट्रक्चर? मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो चुका होगा। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हुआ है तो अब मैं आपको दूंगी एक छोटा सा होमवर्क। आपको बनाना है लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NF3। NF3 अभी फटाफट से NF3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, और अगर आपसे बन जाता है तो कमेंट में फटाफट से लिखो कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर हुआ क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी जब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो हम कुछ आयंस की बात कर रहे थे, राइट, जैसे कि कार्बोनेट आयन, नाइट्रेट आयन, एमोनियम आयन, और हम देख रहे थे कि इन सब के केस में ओवरऑल मॉलिक्यूल पे एक चार्ज है। ठीक है, जैसे अगर हम कार्बोनेट आयन की बात करें तो उसके ऊपर -2 चार्ज है, 2-। तो अब ये जो 2- है ये चार्ज ओवरऑल इस मॉलिक्यूल पे है। ऐसा नहीं कि ये 2- सिर्फ कार्बन पे है या सिर्फ ऑक्सीजन पे है, करेक्ट। बट अब अगर मैं पूछूं कि यार जब पूरे मॉलिक्यूल पे -2 चार्ज है, मुझे ये जानना है कि सिर्फ कार्बन पे कितना चार्ज है, या फिर जो 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं वो एक ऑक्सीजन एटम पे कितना चार्ज है, ये हम कैसे बता सकते हैं? तो यहां पर हम लेके आते हैं एक नया कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज हमें ये बताएगा कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर इंडिविजुअल एटम्स के ऊपर कितना चार्ज है। ठीक है, तो इसे हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो किसी भी कंपाउंड में, लेट अस सपोज हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो कार्बन है उसका अगर मुझे फॉर्मल चार्ज निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं? हम कहते हैं कि कार्बन के जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नॉर्मली फ्री स्टेट में, उससे सब्ट्रैक्ट कर दो जितने इलेक्ट्रॉन्स हमने कार्बन डाइऑक्साइड के लुईस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कार्बन को दिए हैं। ठीक है, तो जो हमें वैल्यू मिलेगी दैट इज द फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन। समझ आया? आई एम प्रीटी श्योर अधिकतर बच्चों को नहीं आया होगा। तो चलो हम इसे करके देखते हैं, बिल्कुल कैलकुलेट करके देखेंगे, और साथ ही हम एक फॉर्मूला भी देखेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, जिसके हेल्प से हम फटाफट फॉर्मल चार्ज निकालेंगे।
तो देखो, आप अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे कि फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला दिया हुआ है। हम पढ़ेंगे इस फॉर्मूले को, इनफैक्ट इसी को यूज कर करके हम हर मॉलिक्यूल का निकालेंगे, हर एटम का फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, बट इसे हम थोड़ा रुक के देखेंगे। पहले हमने अभी क्या सीखा कि फॉर्मल चार्ज होता क्या है। अभी हमने डेफिनेशन सीखा इसका कि ये चीज क्या होती है। तो बेसिकली ये क्या होता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन आइसोलेटेड एटम, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइन्ड टू दैट एटम इन लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिकली इसका डेफिनेशन तो यही था। ठीक है, तो इस डेफिनेशन से पहले रिलेट करते हैं चीजों को। एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस सपोज हम बात करते हैं से कार्बन की। ठीक है, तो कार्बन का आइसोलेटेड स्टेट क्या होगा? आइसोलेटेड स्टेट या फ्री स्टेट जो भी कह लो। तो कार्बन के फ्री स्टेट की बात करेंगे हम, और कार्बन के हम लेट्स से लुईस स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे इफ इट इज प्रेजेंट इन CO2। ठीक है, तो मतलब फ्री स्टेट में कार्बन क्या है? नॉर्मल कार्बन, और जब लुईस स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं वो है CO2। ठीक है, अब मुझे अगर फॉर्मल चार्ज निकालना है कार्बन का, तो हम कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मल चार्ज के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री स्टेट या फिर आइसोलेटेड स्टेट। तो आइसोलेटेड स्टेट में कितने हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 4, हम सबको पता है कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब लुईस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। CO2 का लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनाना है ये तो नहीं बताऊंगी अब, मैं इतने देर से वही सिखा रही थी, राइट? और मुझे पक्का पता है कि सबने सीख भी लिया है। तो कुछ इस तरीके का दिखता है इसका लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहां पर हम कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स असाइन कर रहे हैं? सिर्फ कार्बन को। ठीक है, अब आप बोलोगे कि कार्बन का तो ऑक्टेट है। ऑक्टेट तो है, बट वो ऑक्टेट के 8 के 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के थोड़ी है, उसमें से ऑक्सीजन भी तो शेयर कर रहा है कार्बन के साथ। तो अगर सिर्फ कार्बन की बात करूं, जैसे ये बॉन्ड है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है तो दूसरा ऑक्सीजन का है। इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, दूसरा ऑक्सीजन का है। उसी तरह इस बॉन्ड में ये कार्बन का है, ये ऑक्सीजन का है, ये कार्बन का है, ये ऑक्सीजन का है। तो कार्बन के अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सिर्फ कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो अब अगर मुझे कार्बन का फॉर्मल चार्ज निकालना हो, तो कार्बन का फॉर्मल चार्ज इस केस में क्या हो जाएगा? मतलब CO2 में अगर मैं कार्बन का फॉर्मल चार्ज निकालूं, सो दैट विल बी इक्वल टू 4 - 4 विच इज इक्वल टू 0। तो कार्बन का फॉर्मल चार्ज इन CO2 इज 0। सबको समझ आया? ये मैंने क्या किया? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किया। बट ऐसा जो है ना, हर कंपाउंड के लिए करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो CO2 था, सिंपल सा था, तो हमने कर लिया। बट इसी चीज को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, मतलब बाकी सारे कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल होने के लिए, हमने इसे थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके ये फॉर्मूला निकाला है। तो हमने इसको सिंप्लीफाई कुछ इस ढंग से किया ताकि हमेशा फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हमें ये लुईस स्ट्रक्चर बनाना ना पड़े। यहाँ तो CO2 था तो हमने फटाक से बना लिया, बट हमेशा बनाना मुश्किल पड़ेगा, राइट? तो ये बनाना ना पड़े, और उसी लिए हमने क्या किया कि देखो यहां पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइन्ड टू कार्बन है, वो बेसिकली पता है हम कैसे निकालते हैं? वो हम ऐसे निकालते हैं कि कार्बन के ऊपर टोटल लोन पेयर्स कितने हैं। अगर यहां की बात करें तो कार्बन के ऊपर लोन पेयर्स कितने हैं? 0 लोन पेयर हो गया। उसके साथ हम जोड़ देते हैं बॉन्डेड पेयर्स। अब कार्बन के साथ देखो बॉन्डेड पेयर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? तो इसके साथ हम सारे बॉन्डेड पेयर्स जोड़ देते हैं, बट ये बॉन्डेड पेयर के सिर्फ आधे ही कार्बन के खुद के हैं, राइट? तो इसीलिए इसका हाफ कर देते हैं। तो ये क्या निकलता? 4। तो बेसिकली वही हमने निकाला। यहाँ पर कितने हैं कार्बन के खुद के इलेक्ट्रॉन्स? 4। तो बेसिकली ये जो नंबर हम या तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के निकाल सकते हैं कि कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन असाइन हो रहे हैं, या फिर हम ये वाला फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है माइनस हाफ द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। हाफ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से आधे तो पड़ोसी के हैं और आधे हमारे खुद के हैं, राइट? सबको समझ आ गया? तो इस तरह से आया हमारा ये फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन का फॉर्मूला। ठीक है, चलो अब हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां पर हम बात करते हैं लेट्स से कार्बोनेट आयन का।
तो लेट अस सपोज हम कार्बोनेट आयन के केस में हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं ऑन कार्बन, कि भाई इसके अंदर कार्बन में कितना फॉर्मल चार्ज है। तो फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री कार्बन। नॉर्मली कार्बन में कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 4 माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब जब इसके स्ट्रक्चर को आप देखोगे CO3 2 माइनस, इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके का दिखता है, हमने बनाया था राइट। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, कार्बन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही नहीं है, तो 0 माइनस 1/2 इंटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर कितने होते हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बॉन्ड मतलब 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो 8। तो ये 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 4 माइनस 4 यानी कि 0। तो फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन इज 0। ठीक है। अब अगर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हम जानना चाहें कि यार इन ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कितना होगा, तो सबसे पहले तो ध्यान देना है कि यहाँ पर 3 डिफरेंट ऑक्सीजन हैं और चूंकि तीनों जो है वो अलग अलग वेज में बॉन्डेड हैं तो उनके फॉर्मल चार्ज भी अलग होंगे, तो इसीलिए तीनों का हम अलग अलग से फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। तो लेट अस सपोज हम इस ऑक्सीजन को कहते हैं 1, इसको 2 और इसको 3, नंबर कर दिया थोड़ा आसान करने के लिए। ठीक है। अब पहले हम निकालते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1, फिर हम निकालेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 2, मतलब ऑक्सीजन 2, दिस इज नॉट O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन नंबर 2, और फिर निकालेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 3। ठीक है ना। तो नंबर 1 की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, फॉर्मूले से निकालेंगे यहां पर हम। ठीक है, तो ऑक्सीजन में एज सच फ्री स्टेट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, इसमें लोन पेयर कितने हैं, 2 + 2 4, तो -4 माइनस 1/2 इंटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, यहां पे बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 3 4, सो अब 2 2 4, ये हो जाएगा 6 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। तो मतलब इस वाले ऑक्सीजन पे जो नंबर 1 वाला ऑक्सीजन है इसका फॉर्मल चार्ज होगा 0। अब बात करते हैं ऑक्सीजन 2 की, 2 नंबर वाले की। तो इसमें भी जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री एटम होगा वो तो 6 होगा, माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, माइनस 1/2 इंटू बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2, सो इंटू 2, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस 6 माइनस 1 यानी कि 6 माइनस 7 यानी कि -1। तो इस वाले ऑक्सीजन पे, 2 नंबर वाले ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज होगा -1। और उसी तरह से अगर हम बात करें तीसरे वाले ऑक्सीजन की, उसका भी कैलकुलेट करते हैं। 6 होगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो -6 माइनस 1/2 इंटू बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2, सो 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 माइनस 7 दैट इज -1। तो यानी कि ये जो दोनों ऑक्सीजन हैं, नीचे के जो नंबर 2 और नंबर 3 वाले ऑक्सीजन हैं, इनमें फॉर्मल चार्ज होगा -1 ईच, और जो ऊपर वाला 1 नंबर का ऑक्सीजन है उस पे होगा 0। अब यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज आप नोट करोगे, वो क्या है, वो ये है कि कोई भी कंपाउंड, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हम कार्बोनेट आयन की बात कर रहे थे, तो ओवरऑल कार्बोनेट आयन के ऊपर जो टोटल चार्ज है दैट इज -2। तो इसके अंदर जितने भी एटम्स है ना, जैसे ये कार्बन एटम है, ऑक्सीजन 1 एटम है, 2 एटम है, 3 एटम है, इन सब के फॉर्मल चार्ज को अगर आप एड अप कर दोगे, ठीक है, दैट मीन्स सम ऑफ फॉर्मल चार्ज ऑन ऑल एटम्स, अगर इन सारे फॉर्मल चार्जेस को आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 0 + 0 + -1 + -1 दैट इज इक्वल टू -2। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा चार्ज ऑन दैट ओवरऑल मॉलिक्यूल, इस ओवरऑल आयन के ऊपर कितना चार्ज है, -2, तो वही आपको मिल गया। तो इस तरह से आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि जो फॉर्मल चार्ज आपने कैलकुलेट किया है वो सही है कि नहीं। तो आई एम प्रीटी श्योर कि बच्चों को अब आ गया होगा कि फॉर्मल चार्ज हम कैसे निकालते हैं। लेकिन एक छोटा सा सवाल कि अचानक हमने फॉर्मल चार्ज की बात ही क्यों की, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखा होगा जब हम लोग लुईस स्ट्रक्चर कर रहे थे तो काफ़ी सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स आ रहे थे जिनके अंदर एक से ज़्यादा लुईस स्ट्रक्चर्स पॉसिबल थे। जैसे कार्बोनेट आयन ही एक एग्जाम्पल है जिसके हमने 3 लुईस स्ट्रक्चर्स बनाए थे, हमने कहा था तीनों पॉसिबल है।
तो जब ऐसे सिनेरियोज आते हैं जिसमें एक से अधिक लुईस स्ट्रक्चर पॉसिबल है और हमें यह बताना होता है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, तो हम कैसे बताते हैं? हम कहते हैं कि यार जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, जिस स्ट्रक्चर की एनर्जी सबसे कम होगी, वही सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। अब किसकी एनर्जी सबसे कम होगी, यहाँ पर फॉर्मल चार्ज हमें थोड़ी मदद करती है। तो जिस स्ट्रक्चर का फॉर्मल चार्ज जो है एटम्स का वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, उसकी एनर्जी भी सबसे लोएस्ट होती है। तो इस तरह के सिचुएशन में ये जो फॉर्मल चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज रियली हेल्पफुल। तो बच्चों अब हम ये देखेंगे कि ये जो ऑक्टेट रूल था ये काफ़ी यूजफुल था। इससे हमने अभी अभी देखा कि कितने सारे मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन को हम बता पाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये यूनिवर्सल नहीं था। ये सारे एलिमेंट्स के लिए, सारे मॉलिक्यूल्स के लिए ये लागू नहीं हो रहा था। जैसे अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो जो हमारा सेकंड पीरियड है उसके एलिमेंट्स के लिए तो ये रूल बिल्कुल परफेक्ट था, बट बाकियों के लिए नहीं। तो चलो हम बात करते हैं कि लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल क्या क्या थे। तो सबसे पहला लिमिटेशन था कि बहुत से केसेस में जो सेंट्रल एटम था उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा था। सो इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। तो स्पेशली ये देखा जा रहा था वैसे एलिमेंट्स के केस में जिनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वेर लेस देन 4। तो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं LiCl की, तो लिथियम में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन में कितने हैं 7। तो अब ये दोनों मिलके एक बॉन्ड तो बना लेते हैं, तो क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है। लेकिन अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। उसी तरीके से अगर हम BeH2 बेरियम हाइड्राइड की बात करें तो वहां पर भी कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। बेरिलियम में जो है 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन में 1-1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो वो बॉन्ड तो कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। अब हाइड्रोजन का तो डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है, दोनों हाइड्रोजन का, बट जब हम बेरिलियम को देखते हैं तो बेरिलियम का ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट। ऑन सिमिलर ग्राउंड्स अगर हम बात करें BCl3 की, बोरोन क्लोराइड, तो इसमें भी हम यही देखते हैं कि बोरोन में कितने होते हैं, बोरोन में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो तीनों क्लोरीन है इनका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन जब हम बोरोन की बात कर रहे हैं तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो ये जो है कुछ लिमिटेशंस रह गई थी इस ऑक्टेट रूल में। दूसरा लिमिटेशन था इन केस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, नाइट्रिक ऑक्साइड NO। इनके केस में भी हम देख रहे थे कि जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं हो रहा था। चलो स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। लेट्स से हम नाइट्रिक ऑक्साइड NO का स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5 और ऑक्सीजन में कितने होते हैं 6। तो ये आपस में इस तरह से डबल बॉन्ड बना तो लेते ही हैं और ये एग्जिस्ट भी करता है। अब बट इसको जब हम ध्यान से देखते हैं तो ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन जो नाइट्रोजन है इसका ऑक्टेट जो है ये कंप्लीट नहीं हो रहा है। तीसरा लिमिटेशन था एक्सपैंडेड ऑक्टेट। तो अब यहां हम देख रहे थे, अभी तक तो हम ये बात कर रहे थे कि यार सबको अपना ऑक्टेट पूरा करना है। अब हम देख रहे थे कि कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स में जो सेंट्रल एटम है उनमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जा रहे थे, राइट। तो ऐसा कहाँ देखने को मिल रहा था? ऐसा स्पेशली वैसे एलिमेंट्स में देखने को मिल रहा था जिनके एटॉमिक नंबर थोड़े ज़्यादा है, जहाँ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3D ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा था। सो जहाँ 3D ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे थे वहाँ पर इस तरह के डिफ़िकल्टीज भी देखने को मिल रही थी। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, चाहे वो PF5 हो, चाहे वो SF6 हो, चाहे वो H2SO4 हो, इन सब में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें एक्सपैंडेड ऑक्टेट देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेंट्रल एटम पे फोकस करें, लेट्स से फॉस्फोरस पे फोकस करें, तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विच इज मोर देन 8। उसी तरह अगर सल्फर की बात करें SF6 में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 विच इज अगेन मोर देन 8। इसीलिए इन्हें कहा जाता है एक्सपैंडेड ऑक्टेट। एक्सपैंडेड ऑक्टेट मतलब इनके पास 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं,
राइट। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि यार सल्फर, यहाँ पर आप 2 जगह देख रहे हो सल्फर है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सल्फर के जितने भी बनेंगे ना कंपाउंड्स, हर जगह एक्सपैंडेड ऑक्टेट होगा। कहीं कहीं पे ऑक्टेट रूल ओबे भी होता है। जैसे अगर हम बात करें सल्फर क्लोराइड की, FCl2, तो वहां पर हम क्या देखते हैं, कुछ इस तरह का बनता है। क्लोरीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सल्फर में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों के बीच में इस तरह का बॉन्ड बनता है। तो यहां पर अगर आप देखो तो क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो रहा है और सल्फर का भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है। तो यहां पर ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर ऑक्टेट इज ओबेड। चौथा लिमिटेशन, अब ऑक्टेट रूल के हिसाब से हर एक एलिमेंट जो है, हर एक एटम जो है, वो अपना ऑक्टेट पूरा करके स्टेबल होना चाहता है। तो यानी कि इस रूल के अकॉर्डिंग जो हमारे नोबल गैसेस हैं वो तो ऑलरेडी स्टेबल है, तो उन्हें तो कभी किसी के साथ मिल करके कोई कंपाउंड बनाना ही नहीं चाहिए। बट ऐसा था नहीं। हम देख रहे थे कि कुछ कंपाउंड्स बने हुए थे, जैसे कि XeF2 जेनॉन फ्लोराइड। जेनॉन तो नोबल गैस है, तो ये फिर कंपाउंड कैसे बनाया, क्योंकि ये तो ऑलरेडी स्टेबल था। उसी तरह से क्रिप्टन फ्लोराइड KrF2, ये कंपाउंड भी था। तो इस तरह के काफी सारे कंपाउंड्स एग्जिस्ट कर रहे थे जहां पर नोबल गैसेस वो कंपाउंड्स बना रहे थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन था ऑक्टेट रूल का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो ये ऑक्टेट रूल था और कोसल लुईस का जो ये पूरा थ्योरी था, इस थ्योरी से हमें बॉन्डिंग काफी हद तक समझ तो आया था, बट इट डिड नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि ये जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, इन सारे मॉलिक्यूल्स के अलग अलग शेप्स होते हैं। शेप्स कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। ओके, सो बच्चा पार्टी, ये पहला वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है। अब अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में। तो मैं चाहती हूं कि एक एक वीडियो में हम एक एक कॉन्सेप्ट को ही कवर करें, ताकि ऐसा ना हो कि सब कुछ जो है ना खिचड़ी बन जाए। तो फिलहाल जब तक अगला वीडियो नहीं आता है, तब तक आपको क्या करना है, आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इस पूरे वीडियो के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं उनको अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर बहुत कॉन्सेप्चुअल है। ये वीडियो क्लियर नहीं होगा तो आगे की चीजें भी नहीं समझ आएंगी। ठीक है, तो मैं जल्दी ही आती हूँ अगले वीडियो के साथ, और तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।